नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 25 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हमारे इस करंट अफेयर जो कि हमने शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को, यानी कि मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं। इन 3 से 4 महीनों में बहुत सारे क्वेश्चंस पीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में पूछे गए। साथ ही अभी जो लेब असिस्टेंट का हुआ उसमें पूछा गया। और अब कुछ क्वेश्चंस और ये नंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम उस पे रिसर्च कर रहे हैं। 2-4 जितने भी एविडेंस आपको मिलते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आईएएस वाले एग्जाम में पूछे गए और सीधे पूछे गए। यानी कि हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। ये जो डिस्कशन जिस पर्पज से मैंने शुरू किया है, हमारी टीम ने शुरू किया है, ये एकदम सटीक उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपके लिए जब कल आप देखेंगे क्वेश्चंस को, सबसे पहले वो सब आपके सामने होगा, ओपन प्लेटफॉर्म पे होगा। वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे उन क्वेश्चंस का अपने यूट्यूब पे जाके, उन चैनल्स पे जाके। तो कल अपन इसके बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज से पहले अपन डिस्कस करते हैं एक कोटेशन। आज का कोटेशन है कि अगर आपको लगता है कि यह संभव है तो यह सिर्फ आपके लिए है। यानी कि व्यक्ति को अपने को कभी भी किसी सीमा में नहीं बांधना चाहिए। आप सोच के देखिए, व्यक्ति ने इस प्रकार की मशीन बनाई कि 1 सेकंड में आप 20,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, वाया टेलीफोन, सैटेलाइट फोन, वॉट। ये किसने बनाया? व्यक्ति ने, यानी कि ह्यूमन माइंड ने। तो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी क्या हो सकती है? ये बहुत ज्यादा है। ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी क्या हो सकती है? बहुत ज्यादा है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आता है कि हम सब अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपनी अपनी सीमाएं बना लेते हैं। उन सीमाओं में हम लोग बंध जाते हैं, इसलिए लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो किसी भी प्रकार की सीमाओं में आपको नहीं बंधना है। अपनी कैपेसिटीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लिमिट्स को पुश करते जाना है। तो ये इससे निकलता है। बोला जाता है हर बड़ी सफलता के पीछे दृढ़ निश्चय का बड़ा हाथ होता है। अपनी सीमाओं से बाहर निकलिए और सफलता जो है आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस तरह का कुछ आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। आज अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। दोनों ही योजनाएं न्यूज में थी, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में थी, वहां से हमने कवर की है। भारत प्लास्टिक का कितना रिसाइकिल करता है? हमारी सोच से भी ज्यादा। यानी कि हम सबको लगता है कि जो अमीर देश है वो ज्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन इस न्यूज में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया भी रिसाइकलिंग करने में, प्लास्टिक के मामले में काफी अच्छा कर रहा है। थार में सोयोलिफिकेशन एक नई तकनीक है जो कि दिखाई है हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और उनकी टीम ने। देखेंगे क्या है इस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद एकात्म मानववाद क्या है, जनगणना ब्यूरो की क्या रिपोर्ट है उसके बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में कुछ न्यूज है। ये सारी बातें अपन इस आज के डिस्कशन में देखने वाले हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। न्यूज ये थी बेसिकली कि जितना लोन महिलाओं को दिया जाना था इस योजना के माध्यम से, वो नहीं दिया गया और राजस्थान के अधिकांश जो जिले हैं लक्ष्यों से पीछे रह गए। ये न्यूज थी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बैंक जो है, बैंक के जो मैनेजर्स है वो महिलाओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनको लगता है कि ये महिलाएं उद्यम में अच्छा नहीं कर सकती। इससे क्या होता है, जिस उद्देश्य से सरकार ने योजना बनाई है वो पूरा का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाता है। बात करते हैं कि इसमें स्वयं सहायता समूह को और महिलाओं को लोन देना था, लेकिन राजस्थान जो स्पेशली जो सीएम का गृह जिला भरतपुर है, वहां भी लोन का जो परसेंटेज है वो काफी कम है। यानी कि बैंक महिला उद्यमियों पर भरोसा नहीं कर रही है। अपने लिए काम की न्यूज ये नहीं है, हमारे लिए काम की न्यूज है ये योजना। इस योजना के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये कोई बातें हमारे काम की नहीं है उस तरह से। चलिए पढ़ते हैं नारी शक्ति योजना के बारे में। मुख्य प्रावधान और इसका वित्तीय ढांचा क्या है। सबसे पहले देखते हैं, पहला जो उद्देश्य था वो था महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। यानी कि महिलाएं रोजगार लेने वाली नहीं, रोजगार प्रदान करने वाली बने। यानी कि महिलाएं इस प्रकार से रोजगार स्थापित करे कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। आगे, ग्रामीण शहरी महिलाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। और अगला इसका उद्देश्य था कि लोन की जो प्रक्रिया है उसको महिलाओं के लिए आसान बनाना। यानी कि जनरल टॉपिक, स्पेशली महिलाओं को लोन देके उनका उद्यम जो है शुरू करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऋण की सीमा क्या है? एग्जाम्स में यह भी पूछी जाती है। व्यक्तिगत महिला, अगर कोई इंडिविजुअल महिला, एक सिंगल महिला जाके बैंक को बोलती है कि मुझे इस योजना के तहत ऋण लेना है, तो 50 लाख रुपए तक का ऋण उसको दिया जा सकता है। अगर कुछ ग्रुप जो आपको देखा होगा, कुछ स्वयं सहायता समूह होते हैं गांवों में, शहरों में, उन समूह के माध्यम से अगर ऋण लेना है तो 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है दिया जा सकता है। विभाग जो है, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान का,
वो इसमें मुख्य भूमिका में है, इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में। साथ ही उद्योग और वाणिज्य विभाग वो भी इसमें सहायता कर रहा है, और एसबीआई, कैनरा बैंक, इन बैंक के साथ में भी इनका कोलाब्रेशन है। यानी कि ये 3 डिपार्टमेंट हो गए, इनमें 2 बैंक है और 2 डिपार्टमेंट है जो कि इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी जो इस योजना के बारे में हमें याद रखनी थी। अगली जो हमारी न्यूज है वो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। देखिए, कुछ कारीगर, शिल्पकार, दर्जी, धोबी, नाई, इस तरह के जो छोटे उद्यम करते हैं, अपना खुद का जो पुश्तैनी धंधा करते हैं, उन लोगों के लिए ये योजना लाई गई थी। यानी कि जो पारंपरिक कारीगर है, शिल्पकार है, उनकी पहचान करना, प्रशिक्षण देना, उनको आधुनिक उपकरण देना, नए प्रकार के उपकरण देना, सस्ता ऋण देना और बाजार सहायता देना के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। कौन कौन है इसमें? बढ़ई है, दर्जी है, लोहार है, कुम्हार है, मोची है, सुनार है। इस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं, उनको स्पेशली इसमें क्या है, इसमें वित्तीय सहायता भी देना, प्रशिक्षण देना, उनकी पहचान करना, उनको अत्याधुनिक उपकरण देना, ये सारे जो प्रावधान है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किए गए थे। आगे देखते हैं क्या क्या सहायता है। सबसे पहली सहायता कि भाई 15,000 रुपए उनको दिए जाएंगे, ताकि वो जो उस बिजनेस में काम आने वाले, उनके धंधे में काम आने वाले जो टूल किट है वो खरीद सके। इसके लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा, ताकि मॉडर्न जो इक्विपमेंट है, जैसे मान लो कोई नाई है, उसका जो ट्रिमिंग मशीन है पुरानी हो गई है, तो ट्रिमिंग मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर उसको दिया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई ट्रेनिंग उनको 2 4 5 दिन की दी जानी है, तो उसमें 500 रुपए डेली का जो स्टाइपेंड यानी कि एक भत्ता प्रकार का उनको ट्रेनिंग भी करवाएंगे, और साथ में 500 रुपए का भत्ता भी देंगे, ताकि मान लो ट्रेनिंग वाले दिन उनको काम पर नहीं जा सके तो उनकी आजीविका सुनिश्चित रहे। ये सरकार का इसमें उद्देश्य है। पहला जो चरण है उसमें बिना गारंटी के 1 लाख रुपए 5% की दर पे। दूसरा जो चरण है उसमें बिना गारंटी के 2 लाख रुपए, इसकी वैलिडिटी है 30 महीने, इसकी वैलिडिटी है 18 महीने। तो ये जो 2 प्रावधान है महत्वपूर्ण है, ये भी इनके लिए किए गए हैं। आगे चलते हैं। पात्र कौन है? देखिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पारंपरिक कारीगरी हस्तकला से जुड़ा हुआ उस व्यक्ति का परिवार वो व्यक्ति होना चाहिए। स्वयं रोजगार या असंगठित सेक्टर, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर, यानी कि अनौपचारिक सेक्टर में होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष में किसी इस तरह की योजना, जो ऋण योजना है, उसका लाभ उसने नहीं लिया हो। कौन कौन है? बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, नाई, कुमार, सुनार, मोची, मूर्तिकार, नाव निर्माता, टोकरी बनाने वाला आदि लोग जो है वो इसमें पात्र होंगे। अब देखिए, एग्जामिनर आपको इनमें से किसी एक का नाम हटा के किसी और का डाल के और फंसा सकता है, तो थोड़ा सा आप इस कैटेगरी पे भी ध्यान कर लेंगे, राइट। अब देखिए, हमारे मन में एक सामान्य सी धारणा बनती है कि यार इंडिया में इतना कचरा है, इतनी प्लास्टिक है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि इंडिया प्लास्टिक का जो है रिसाइकिल अच्छे से करता होगा। हमें लगता है बाहर जो देश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ शानदार तरीके से प्लास्टिक जो है रिसाइकिल होती होगी। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट है, आज के दा हिंदू में था कि 60% जो प्लास्टिक जितनी पैदा होती है भारत में, उसका 60% प्लास्टिक का रिसाइकिल करता है इंडिया। जबकि भारत से यहाँ पर दूसरे देशों को अपन कंपेयर करें तो नीचे जो है अमेरिका मात्र 10%, यूरोप जो है मात्र 7%, और चीन 10%, यानी कि बहुत ज्यादा कम है। उनसे कई गुना ज्यादा जो है प्लास्टिक का रिसाइकिल इंडिया करता है। यानी कि भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति कमिटेड है, अपना अच्छा काम कर रहा है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, जहां पे इस तरह की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन में वैश्विक सहयोग की बात हो, ये सारी जगह आप अच्छे से इस एग्जाम्पल का जो है यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि वैश्विक पर्यावरण में भारत का योगदान आप किस प्रकार से देखते हैं, इस तरह का अगर कोई सवाल की थीम हो, तो वहां पे आप ये बात लिख सकते हैं कि जहां दुनिया के बड़े देश अमेरिका और यूरोप भी 10% के आसपास प्लास्टिक का रिसाइकिल करते हैं, भारत की ये क्षमता 60% के आसपास है। और ये बहुत अच्छी बात है, जो ये कमिटमेंट दिखाता है दुनिया को कि भारत जलवायु परिवर्तन और इस प्रदूषण के खिलाफ किस तरह से कमिटेड है। अब आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि देखो, आपको पता है हमारा जो अरावली के उधर वाला लगभग आधा जो हिस्सा है राजस्थान का, वो मरुस्थलीय है। और मरुस्थलीय हिस्से में बहुत ज्यादा फसलें नहीं होती। मूंग, मोठ, इस तरह की फसलें, बाजरा, ये फसलें तो ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन गेहूं वगैरह के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की, उसके प्रोफेसर्स और कुछ टीम ने मिलकर एक शानदार काम किया। उन्होंने एक तकनीक के माध्यम से वहां गेहूं उगाने में सफलता प्राप्त करी है, पुष्कर में और एक और लोकेशन पे। देखते हैं क्या है। तो सोइलिफिकेशन एक टेक्निक है जिसके माध्यम से उन्होंने रेत पे गेहूं उगाया है। टेक्निक का नाम याद रखेंगे, सोइलिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय अजमेर का यानी कि किशनगढ़ का, वहां का सूक्ष्म जीव विभाग जो है,
उसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर अखिल अग्रवाल और उनकी टीम ने एक क्रांतिकारी तकनीक डेजर्ट सोइलिफिकेशन, इस तकनीक का नाम याद रखेंगे, डेजर्ट सोइलिफिकेशन। इस तकनीक के माध्यम से ये जो तकनीक विकसित करी है, मरुस्थल की रेत पर गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। यानी कि मरुस्थल की रेत जिसकी जल धारण करने की जो क्षमता है वो काफी कम होती है, और ऐसी मिट्टी पे गेहूं उगाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसलमेर में और पुष्कर में 2 जगह इन्होंने ये करके दिखाया है इस तकनीक के माध्यम से। और अगला लक्ष्य जो है इनका बाजरा और मूंग की खेती है। सोच के देखिए, अगर ये तकनीक विकसित हो जाती है अच्छे से और बहुत बड़े स्केल पे लागू होती है, तो राजस्थान में खाद्य उत्पादन में एक बड़ी छलांग राजस्थान लगा सकता है, जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा में अल्टीमेटली योगदान दे सकता है। आगे देखते हैं तकनीक काम कैसे करती है। देखिए, इस तकनीक के 3 पैरामीटर है। सबसे पहला है बायो फॉर्मुलेशन, जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, बायो फॉर्मुलेशन जो है वो तैयार करते हैं, पॉलीमर का कुछ रिएक्शन करा के बायो फॉर्मुलेशन जो है तैयार किया जाता है। ये तैयार करने के बाद उसको रेत में मिलाया जाता है। जब ये रेत में मिलता है बायो फॉर्मुलेशन, तो मिट्टी की रेत की जो जल धारण करने की क्षमता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो उसमें फिर गेहूं जैसी फसल का होना आसान हो जाता है। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी बायो फॉर्मुलेशन पॉलीमर आधारित जैव उत्पाद है, उसको तैयार किया है। ये रेत के कणों को मिट्टी जैसी जोड़कर मिट्टी जैसी संरचना देता है, और जिससे उसकी जल धारण क्षमता है जो बढ़ जाती है। इससे किसानों की आय, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, अनेक प्रकार के जो फायदे हैं वो राजस्थान को, पश्चिमी राजस्थान को मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे, जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने एक विशेष प्रकार की जो योजना है, एक जो सिद्धांत है एकात्म मानववाद, ये दिया है। प्रारंभिक परीक्षा या छोटे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा अपन फिलोसॉफिकल वे में, और मुख्य परीक्षा जो आरएस की है उसमें इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। होता क्या, 1965 में उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। कारण क्या था, उन्होंने बोला कि भाई ये जो दोनों ही पूंजीवादी और साम्यवादी जो व्यवस्था है, जो थॉट प्रोसेस है, ये दोनों ही बेकार है और भारत के लिए इनका कोई यूज नहीं है। उनका दृष्टिकोण क्या था कि व्यक्ति जो है रोटी कपड़ा मकान जो है उसकी आवश्यकताएं हैं। ये कौन बोलता है, पश्चिम की अवधारणा है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए 3 चीजें चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। लेकिन हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने बोला नहीं, मानव के लिए समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों चीजों से मिलकर बना है, और इन चारों चीजों की जो पूर्ति है, वो चारों पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इनका संतुलन मानव में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिलने से मनुष्य जो है वो समग्र रूप से संतुलित नहीं हो सकता। व्यक्ति और समाज में भी एकात्मकता है इनके हिसाब से, कि व्यक्ति और समाज भी एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी है। आगे बोलते हैं चित्ती और विराट, यानी कि मूल स्वभाव जो है राष्ट्र का, वो भी कहीं ना कहीं मानव और समाज से जुड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया इसके माध्यम से, अंत्योदय का, यानी कि गांधी जी भी बोला करते थे ये बात, और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बोला कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम कड़ी का व्यक्ति, यानी कि जो सबसे पिछड़ा, दलित, जो सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति है, उसके उत्थान के बारे में आपको सोचना चाहिए। जब आप उसका उदय सुनिश्चित कर देंगे तो बाकी लोगों का उदय अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएगा, बाकी लोगों का भला जो है वो अपने आप ही हो जाएगा। आगे जो आर्टिकल है हमने इंक्लूड किया है, आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है। इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई इंडिया में जो है टीचर्स को बहुत ज़्यादा एडिशनल जो काम्स है, जैसे अभी जनगणना चल रही है, इसमें लगाया जा रहा है। अब आप देखते हैं कि डेटा की जो इंपॉर्टेंट है वो बढ़ती जा रही है। जब डेटा की इंपॉर्टेंस इतनी है तो एक जनगणना अधिकारी, यानी कि एक जनगणना सर्विस जो सिर्फ डेटा का काम करे, इस तरह की सर्विस का गठन क्यों नहीं किया जा सकता। जबकि टीचर्स को इस काम में लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का जो नुकसान है बच्चों का होता है। बेसिकली यही पूरे आर्टिकल का आइडिया। आप जस्ट इसको रीड आउट कर लेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि डेटा की गुणवत्ता और ये सारी चीज़ें जो है आप समझते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण जो है वो हमारे लिए चिंता का विषय होना भी चाहिए, और आप जब आजकल के एग्जाम्स में देखेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का जो हिस्सा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बेसिकली इसमें पश्चिमी घाट में जो ड्रैगन फ्लाई है उसमें 35% की गिरावट आई है, बड़ी चेतावनी इसके लिए दी गई है। ठीक है, जो प्रजातियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो अगर जब इस तरह की प्रजातियां कम होती है तो आपको समझना चाहिए कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इकोसिस्टम में गिरावट गिरावट जो है वो आ रही है। क्यों, मीठे पानी में प्रदूषण है, बेतरतीब बुनियादी बुनियादी ढांचा है, वैश्विक संकट है दुनिया की 16% प्रजातियों को। तो आपको जस्ट याद रखने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट आप हल्का सा
सारी चीज़ों को रीड आउट कर लेंगे। नोट डाउन करने जैसे भी अभी इनिशियली इस स्टेज पे आपके लिए नहीं है। ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो ये 2-3 आर्टिकल लास्ट में ऐड किए हैं। आप जस्ट रीड करने की जो है हैबिट हल्की-फुल्की अपनी विकसित कीजिए। समझाने जैसी कोई बातें नहीं थी इनमें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो अपन इसको कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और कल अपन जो क्वेश्चंस आए हैं आईएएस वाले एग्जाम में उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।